नमस्कार। लुब्रिकेंट एडिटिव्स के टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स, डिटर्जेंट्स और डिस्पर्जेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे ही इनके नाम से ही पता लगता है कि एंटीऑक्सीडेंट जो है वो लुब्रिकेंट में ऑक्सीडेशन की वजह से जो रिएक्शंस होते हैं उनको रोकने में हेल्प करते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है लुब्रिकेंट में एक बड़ी नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि हाई वेयर एंड टियर हीट टेम्परेचर के अंदर जब काम करते हैं तो ऑक्सीडेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन किसी भी लुब्रिकेंट की, अगर लुब्रिकेंट जो है मिनरल ऑयल से बना हुआ है, उसके हाइड्रोकार्बन कंपोजिशन है, तो ये इट कैन लीड टू जनरेशन ऑफ एसिड्स, एल्डिहाइड्स, अल्कोहल। उनकी वजह से विस्कोसिटी चेंज जो है वो हो जाता है। अल्टीमेटली जो है लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टी जो है वो लॉस हो जाती है, लुब्रिकेंट की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है ऑक्सीडेशन की वजह से। लेकिन सबसे वरी करने वाली चीज़ ऑक्सीडेशन में है वो है जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। कई बार क्या होता है कि ऑक्सीडेशन की वजह से सिग्मा सिग्मा बॉन्ड जो है वो डायरेक्टली टूट जाता है। टूटने की वजह से फ्री रेडिकल्स उसमें जनरेट हो जाते हैं। अब ये जो फ्री रेडिकल्स हैं दे आर हाईली अनस्टेबल इन नेचर। जो पहला ऑक्सीडेशन की वजह से जो फ्री रेडिकल बनता है उसको बोलते हैं अल्काइल फ्री रेडिकल। एक हाइड्रोकार्बन लुब्रिकेंट की ऑक्सीडेशन से अल्काइल फ्री रेडिकल की जनरेशन होती है, और इस जो स्टेप है इसको बोलते हैं इनिशिएशन रिएक्शन। जो फ्री रेडिकल जो है ये एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। इनिशिएशन के बाद होती है प्रोपेगेशन। ये अल्काइल फ्री रेडिकल दे रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू जनरेट पेरोक्साइड फ्री रेडिकल। पेरोक्साइड फ्री रेडिकल जो है वो दोबारा से फिर से लुब्रिकेंट पे अटैक करेंगे, किसी अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेंगे और अपना एक पेरोक्साइड का मॉलिक्यूल बना देंगे, और फिर से अल्काइल फ्री रेडिकल, ये देखिए अल्काइल फ्री रेडिकल जो है वो फिर से जनरेट हो गया, और जो रिएक्शन जो है वो इसी तरह से स्टार्ट हो जाता है। दिस इज द इनिशिएशन रिएक्शन एंड दीज टू आर द प्रोपेगेशन रिएक्शन। इसके बाद ब्रांचिंग रिएक्शंस भी शुरू हो जाते हैं। ब्रांचिंग रिएक्शंस में ये जो आपका पेरोक्साइड का मॉलिक्यूल बना होता है ये फर्दर थोड़ी सी हीट मिलने के बाद टूट जाता है टू मॉलिक्यूल्स में, अल्कोक्सी फ्री रेडिकल में और हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल में। अल्कोक्सी और हाइड्रोक्सी फ्री रेडिकल दे आर फर्दर मोर रिएक्टिव, इसलिए ये अल्कोक्सी फ्री रेडिकल ये फिर से लुब्रिकेंट को अटैक करता है। RH देखिए मैंने लुब्रिकेंट बनाया हुआ है, ये फिर से लुब्रिकेंट को अटैक करके पेरोक्साइड फ्री रेडिकल जनरेट करता है। हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल भी लुब्रिकेंट को अटैक करके पेरोक्साइड फ्री रेडिकल जनरेट करता है, राइट। तो अल्टीमेटली क्या है कि जब एक बार ऑक्सीडेशन की प्रोसेस की वजह से फ्री रेडिकल जनरेशन हो जाती है तो ये एक चेन रिएक्शन है जो कि बढ़ता ही जाता है, और लुब्रिकेंट 1 1 2 3 4 इस तरह करके लुब्रिकेंट मॉलिक्यूल जो वो डीएक्टिवेट होते रहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी जो वो ख़त्म कर देते हैं। और अगर हम इन फ्री रेडिकल्स को डीएक्टिवेट ना करें या इन फ्री रेडिकल्स को हम एंट्रैप ना करें तो ये जिस तरह से देखिए जो मैंने रेड में शो किए ये डीएक्टिवेटेड लुब्रिकेटिंग मॉलिक्यूल्स है, तो ये धीरे धीरे सारा डीएक्टिवेट हो जाएगा, राइट। इसीलिए इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जो फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं उन फ्री रेडिकल्स को रोकने के लिए जिन मॉलिक्यूल्स का यूज़ किया जाता है, जिन एडिटिव्स का यूज़ किया जाता है, उनको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो लाइफ बढ़ाते हैं किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल की। तो दो तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स जनरली यूज़ किए जाते हैं। पहले होते हैं प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट्स और दूसरे हैं आपके सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट्स, राइट। प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट्स में हिंडर्ड फिनोलिक्स और एरोमेटिक अमीन्स आते हैं। मींस एक फिनोल मॉलिक्यूल है, फिनोल मॉलिक्यूल में ये देखिए ये साइड में मैंने ब्यूटाइन ग्रुप लिया, कार्बन 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 कार्बन, तो ब्यूटाइल ग्रुप लगाया है तो ये हिंडर्ड हो गया। हिंडर्ड फिनोलिक मॉलिक्यूल्स या एरोमेटिक अमीन्स, दिस इज अमीन, इसके साथ आपने एरोमेटिक ग्रुप लगाया है, इनको आप एज एन प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट्स काम करते हैं। तो प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट्स बड़े सिंपल वे में काम करते हैं कि जो भी फ्री रेडिकल आपका जनरेट हुआ है, देखिए स्टेप 1 में आपका एल्काइल फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है, स्टेप 2 में आपका पेरोक्साइड फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है। तो पेरोक्साइड फ्री रेडिकल को या एल्काइल फ्री रेडिकल को ये डायरेक्टली डीएक्टिवेट कर देते हैं प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट्स। जब भी पेरोक्साइड के कांटेक्ट में कोई भी फिनोलिक ग्रुप आता है ये अपना हाइड्रोजन रेडिकल इस पेरोक्साइड रेडिकल को दे देता है और पेरोक्साइड का मॉलिक्यूल बन जाता है, और फ्री रेडिकल जो है वो आपके फिनोलिक ग्रुप के ऊपर आ जाता है। ये फिनोलिक ग्रुप जो है ये दिस इज हाईली स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस। ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस से बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो ये कभी भी लुब्रिकेंट को हार्म नहीं करता है। जबकि एक फ्री रेडिकल जब भी किसी फिनोलिक ग्रुप पे आ जाता है तो वो दूसरे फ्री रेडिकल, दूसरे पेरोक्साइड रेडिकल को भी एंट्रैप कर सकता है। तो देखिए कि एक हिंडर्ड फिनोलिक मॉलिक्यूल ने दो पेरोक्साइड फ्री रेडिकल को एक तरह से डीएक्टिवेट इसने कर दिया। उसी तरह से आपका ये
एरोमेटिक अमीन है, एरोमेटिक अमीन भी अपना एक हाइड्रोजन रेडिकल दे के बाय गिविंग द हाइड्रोजन रेडिकल इट डीएक्टिवेट्स द दिस वेरी रिएक्टिव पेरोक्साइड फ्री रेडिकल, राइट। सिमिलरली ये तो होगी पेरोक्साइड फ्री रेडिकल की बात। सिमिलरली अगर आप किसी हिंडर्ड फिनोलिक को यूज़ करते हैं तो ये एल्काइल फ्री रेडिकल को भी डीएक्टिवेट कर सकता है। देखिए एल्काइल फ्री रेडिकल को भी इसने अपना हाइड्रोजन दिया तो यहाँ पे फिर से सिंपल एल्काइल मॉलिक्यूल बन गया, ये डीएक्टिवेटेड एल्काइल फ्री रेडिकल है, राइट। और जो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल जनरेट होता है आपके फिनोल ग्रुप के ऊपर, दैट इज हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो दिस इज द एक्शन ऑफ द प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट्स। तो प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, एल्काइल फ्री रेडिकल और पेरोक्साइड फ्री रेडिकल इनिशियल और प्रोपेगेशन स्टेप में जो बनते हैं इन लोगों को ये डीएक्टिवेट कर देते हैं। उसके बाद आया सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट। सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट्स ये जो पेरोक्साइड मॉलिक्यूल बनता है, पेरोक्साइड मॉलिक्यूल इसका रिजल्ट में भी बनता है और पेरोक्साइड मॉलिक्यूल आपका स्टेप 3 में भी बना हुआ है। ये पेरोक्साइड मॉलिक्यूल फर्दर डिवाइड होके ब्रांचिंग रिएक्शन करता है। इस ब्रांचिंग रिएक्शन को रोकने के लिए आपको सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट्स फॉस्फाइड कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं या सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, राइट। तो ब्रॉडली हम देखें तो अगर डाई अल्काइल सल्फाइड के आप कंपाउंड को यूज़ करते हैं तो ये पेरोक्साइड के मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देता है बाय वेरियस रिएक्शंस। ये कन्वर्ट कर देता है इसको सिंपल एल्काइल ग्रुप में। ये जो डबल 2 ऑक्सीजन है, दीज ऑक्सीजन गेट एंट्रैप्ड विद सल्फर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, राइट, एंड दिस आर कंबाइंस विद H टू फॉर्म है सिंपल एल्काइल ग्रुप। तो अल्टीमेटली प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट्स और आपके सेकेंडरी ऑक्सीडेंट्स डीएक्टिवेट कर देते हैं एल्काइल फ्री रेडिकल को, पेरोक्साइड फ्री रेडिकल को, और साथ ही साथ में ये जो पेरोक्साइड का मॉलिक्यूल बनता है इन तीनों चीज़ों को ये डीएक्टिवेट कर देते हैं। जब ये 1 2 3 ये तीनों चीज़ें डीएक्टिवेट हो जाती हैं तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस है फ्री रेडिकल जनरेशन का ये रुक जाता है और आपके लुब्रिकेंट की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। ये जो ऑक्सीडेशन कैपेबिलिटी है ऑक्सीडेशन है किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल की, ये बढ़ती है टेम्परेचर के साथ, हीट के साथ, वियर एंड टियर के साथ, और बाय एडिंग द एंटीऑक्सीडेंट सच एज एल्काइल सल्फाइड्स, एराइल सल्फाइड, एरोमेटिक अमीन्स और फिनोल्स को ऐड करने से आप इस प्रोसेस को रोक सकते हैं। उसकी वजह से आपके लुब्रिकेंट की एजिंग जो है वो कम होगी। एजिंग कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपके लुब्रिकेंट की लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। और अब जो अगला टॉपिक है वो है डिस्पर्सेंट्स। अब डिस्पर्सेंट देखिए किस तरह से काम करते हैं। अब जब आपका लुब्रिकेंट काम कर रहा है, फिर से ऑक्सीडेशन की प्रोसेस की बात करते हैं, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से सूट पार्टिकल्स जो हैं वो आपके लुब्रिकेटिंग ऑयल में बन जाते हैं। अब सूट पार्टिकल्स क्या है, ये एक अमॉर्फस कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं जो कि इनकम्प्लीट बर्निंग से बन जाते हैं। तो जब आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल काम करेगा हाई टेम्परेचर पे, ऑक्सीडेशन होगी तो सूट पार्टिकल्स जो हैं उसमें बन जाते हैं। अब सूट पार्टिकल्स की क्या प्रॉब्लम है कि पहले तो उनका साइज जो है वो फाइनली डिवाइडेड होते हैं और वो सस्पेंडेड रहते हैं लुब्रिकेंट के अंदर, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो वो एग्लोमरेट करना शुरू कर देते हैं, उनका साइज जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है और अल्टीमेटली ये जो सूट पार्टिकल्स है ये इनसॉल्युबल हो जाते हैं लुब्रिकेंट के अंदर, राइट। और जब ये इनसॉल्युबल हो जाते हैं ये एब्रेसिव वेयर को बढ़ा देते हैं और कई बार आपके फिल्टर्स को भी चोक कर सकते हैं, राइट। तो अब क्या है, इस प्रोसेस को रोकने के लिए ये एग्लोमरेशन की प्रोसेस जो है ये रुकनी चाहिए। अगर ये नहीं रुकी तो आपका वियर एंड टियर बढ़ जाएगा और आपके फिल्टर चोकिंग भी हो सकती है। इस प्रोसेस को रोकने के लिए ऐड किए जाते हैं डिस्पर्सेंट। और डिस्पर्सेंट किस तरह से काम करते हैं, हर सूट पार्टिकल के चारों ओर ये डिस्पर्सेंट जो है ये एक एंट्रैप बना लेते हैं और एंट्रैप बनाने से ये सूट पार्टिकल जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। जब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते तो एग्लोमरेशन नहीं होगी। जब एग्लोमरेशन नहीं होगी तो फिल्टर चोकिंग, वेयर एंड टेयर, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। और सिर्फ सूट पार्टिकल ही नहीं, अगर आपके लुब्रिकेंट में और कोई फॉरेन मटेरियल भी है जो कि आपके मेटल को प्रॉब्लम कर सकता है, फॉरेन सस्पेंडेड मटेरियल है या कोई डस्ट पार्टिकल है, उस तरह के पार्टिकल्स को भी ये डिस्पर्सेंट्स जो हैं एंट्रैप करके उनको सस्पेंड कर देते हैं लुब्रिकेंट के अंदर। अब डिस्पर्सेंट्स
कौन से मॉलिक्यूल जो कौन से जो कंपाउंड्स हैं वो डिस्पर्सेंट्स यूज होते हैं? जनरली द एल्किलाइन सक्सिनामाइड, सक्सीनेट एस्टर्स और मैनिश बेसिस को एज अ डिस्पर्सेंट जो है वो यूज किया जाता है। अब डिस्पर्सेंट का स्ट्रक्चर देखिए, जनरल सा स्ट्रक्चर मैंने बनाया कि एवरी डिस्पर्सेंट, हर डिस्पर्सेंट का एक पोलर हेड होता है और एक लॉन्ग पॉलीमेरिक चेन इसके साथ अटैच हो जाती है। अगर आप सक्सिनिक एसिड का ये स्ट्रक्चर देखें तो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये सब जो है ये इसके पोलर हेड को कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये जो आर ग्रुप है ये लॉन्ग पॉलीमेरिक चेन है, और जो लॉन्ग पॉलीमेरिक चेन है किसी भी डिस्पर्सेंट की ये बनी होती है पॉली आइसोब्यूटाइलिन या पॉलीप्रोपाइलिन की, राइट। इन डिस्पर्सेंट का मॉलिक्यूलर वेट जो है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो पॉलीमेरिक का हाइड्रोकार्बन चेन है ये पॉलीमेरिक इन नेचर होती है। पॉलीमर्स का आपको पता ही है कि मॉलिक्यूलर वेट जो है बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये देखिए, सक्सीनिमाइड बेस्ड डिस्पर्सन मैंने यहाँ पे शो किए हुए हैं कि सूट पार्टिकल्स को ये अलग अलग पोलर इंटरेक्शंस की वजह से ये सूट पार्टिकल को एंट्रैप कर लेती हैं, और एक दूसरे के कांटेक्ट में जब ये सूट पार्टिकल नहीं रहते तो एग्लोमरेशन नहीं होती। तो अल्टीमेटली ये जो है फिल्टर की, प्लगिंग की और जो भी इसकी दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं इस सूट पार्टिकल्स की वजह से या फॉरेन पार्टिकल्स की वजह से, ये इसको रोक देता है। अब बात आती है आगे कि अगर ये जो सूट पार्टिकल्स है ये एग्लोमरेट, मान लीजिए कि ये एग्लोमरेट नहीं होते हैं या एग्लोमरेट होते भी हैं, लेकिन कुछ सूट पार्टिकल की टेंडेंसी ऐसी होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा पोलर है और वो मेटल सरफेस के साथ स्टिक कर रहे हैं, तब क्या होगा? तब देखिए, अगर सूट पार्टिकल्स, ये यहाँ मैंने सूट पार्टिकल्स बनाए हैं, ये मेटल सरफेस के साथ स्टिक कर गए हैं, तब आपके डिस्पर्सेंट्स जो हैं यहाँ पे काम नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको यूज़ करने पड़ेंगे डिटर्जेंट्स, राइट। क्योंकि जो डिस्पर्सेंट्स हैं वो बल्क में काम करते हैं, वो मेटल के सरफेस पे काम नहीं करते हैं। मेटल के सरफेस पे काम करने के लिए आपको डिटर्जेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑयल सॉल्युबल जो डिटर्जेंट्स हैं उनका कंपोजिशन जो है वो उसी तरह रहता है जैसा डिस्पर्सेंट्स का है। एक हाइड्रोकार्बन चेन है और साथ में एक पोलर हेड रहता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि पोलर हेड जो डिटर्जेंट्स का है दैट इज कंबाइंड विद द मेटल आयन। जनरली जो डिटर्जेंट्स यूज होते हैं दे आर फिनोलेट्स, सल्फोनेट्स एंड फॉस्फोनेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बेरियम। जनरली कैल्शियम और बेरियम के सॉल्ट जो हैं इसमें यूज़ किए जाते हैं। और आप ये देखिए कि इनमें जो पोलर ग्रुप है, पोलर हेड जो रहता है वो जनरली आयोनाइजेबल रहता है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो पोलैरिटी है या जो आयोनाइजेबल टेंडेंसी है, पोलैरिटी जो आपकी डिटर्जेंट के पोलर हेड की है वो बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू डिस्पर्सेंट, राइट। उस वजह से क्या होता है कि जब भी कोई सूट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल आपके मेटल के सरफेस के ऊपर अटैच हो जाता है और अगर आप उस लुब्रिकेंट में डिटर्जेंट को डाल देते हैं तो वो डिटर्जेंट उस सूट पार्टिकल की को रिप्लेस कर देता है खुद के साथ। इसका पोलर हेड जो है ये मेटल के साथ अटैच हो जाता है और सूट पार्टिकल को ये बल्क में भेज देता है। जब ये सूट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल बल्क में चला जाता है तो डिस्पर्सेंट विल टेक केयर, डिस्पर्सेंट इसको डिस्पर्स कर देगा। देयरफॉर द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द डिटर्जेंट इज द क्लीनिंग ऑफ द मेटल सरफेस। अपने इस पोलर हेड के साथ जाके ये जितने भी फॉरेन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, सूट पार्टिकल्स मेटल के सरफेस के ऊपर लगे होते हैं इनको ये रिप्लेस कर देता है और इस तरह से ये अपना पहला फंक्शन जो है वो सॉल्व कर देता है, राइट। अब जो सिर्फ एक ही फंक्शन इसका नहीं है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आपके डिटर्जेंट का है, वो है न्यूट्रलाइजिंग द एसिड्स। अब देखिए, लुब्रिकेंट एडिटिव जब भी आप ऐड करते हैं, किसी तरह के एडिटिव ऐड करते हो तो उनमें नाइट्रोजन या सल्फर कंपाउंड जो है वो होते ही होते हैं। तो नाइट्रोजन और सल्फर कंपाउंड जब ऑक्सीडाइज होते हैं दे फॉर्म नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब एसिडिक मोइटीज जो है वो इस लुब्रिकेंट में जनरेट हो जाती हैं एंड एसिडिक मोइटीज आर हाईली कोरोसिव इन नेचर, ये इस मेटल को कोरोड कर सकती हैं, राइट। तो इन एसिड्स को न्यूट्रलाइज करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इन एसिड्स को न्यूट्रलाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट, राइट। अब कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ डिटर्जेंट, देखिए मैंने आपको कहा कि जब भी आपकी कोई डिटर्जेंट यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर सल्फोनेट, फीनेट या सैलिसिलेट होता है एंड और इनके जो पोलर ग्रुप्स हैं ये आयोनाइजेबल होते हैं और इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट उनको यूज़ करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट में। तो हम क्या करते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स को, these detergents
इन डिटर्जेंट के माइसेल्स जब बनते हैं, लाइक राइट, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन और पोलर हेड के माइसेल जब बनते हैं, इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का जो सॉल्ट है वो एंट्रैप कर दिया जाता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्ट एंट्रैप कर दिया जाता है तब इन डिटर्जेंट्स को बोलते हैं ओवर बेस्ड डिटर्जेंट। इस तरह का इनका स्ट्रक्चर बनता है कि चारों तरफ डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स रहते हैं जिनके पोलर हेड कैल्शियम कार्बोनेट को एंट्रैप करके रहते हैं, और नॉन पोलर हेड जो है लुब्रिकेंट में इसको सॉल्युबल बनाते हैं। इसको ओवर बेस्ड डिटर्जेंट बोलते हैं। और जब भी ऑक्सीडेशन इस लुब्रिकेंट के अंदर होती है, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड की जनरेशन होती है, तो थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट इससे निकल जाता है और आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट निकल के इस नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके अपना अपना न्यूट्रलाइजेशन एक्शन जो है वो दिखा देता है, राइट। तो ये जो जब भी आप किसी भी डिटर्जेंट को ओवर बेस डिटर्जेंट बनाते हैं, मीन्स एक्सेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आप उसको ऐड करते हैं, इसके ओवर बेसिंग का लेवल को इंडिकेट किया जाता है बेस नंबर के साथ, राइट। बेस नंबर से इसको इंडिकेट किया जाता है और बेस पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन है। किसी भी डिटर्जेंट का बेस नंबर जानने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली हम ये कंक्लूड करते हैं कि एक डिटर्जेंट की दो फंक्शंस होते हैं, एक क्लीनिंग ऑफ द मेटल सरफेस है और न्यूट्रलाइजिंग द एसिड्स। क्लीनिंग ऑफ द मेटल सरफेस, अगर आपने मेटल सरफेस को क्लीन करना है उसके लिए आप सिंपल कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फोनेट या फिनोलेट को यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि वो किसी भी सूट पार्टिकल्स को या फॉरेन पार्टिकल को रिप्लेस कर देता है, निकाल देता है उसको मेटल सरफेस से, राइट। लेकिन अगर आपने न्यूट्रलाइजेशन करवानी है तो उसके लिए आपको ओवर बेस्ड डिटर्जेंट बनाना पड़ता है। ओवर बेस्ड डिटर्जेंट बनाने के लिए एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को इस डिटर्जेंट के माइसेल्स के अंदर आपको एंट्रैप जो है वो करना पड़ता है, राइट। तो जनरली जो यूज़ किया जाता है डिटर्जेंट का कम्बिनेशन, वो ओवर बेस्ड डिटर्जेंट और जो न्यूट्रल डिटर्जेंट है उसका एक कम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। अब लास्ट में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपके डिटर्जेंट्स और डिस्पर्सेंट्स ये दोनों हमेशा कम्बिनेशन में यूज़ होते हैं। देखिए, मैंने आपको बार बार कहा है कि जो डिस्पर्सेंट्स हैं वो बल्क में काम करते हैं, राइट, और जो डिटर्जेंट्स हैं वो सरफेस पे काम करते हैं। अब सरफेस से अगर डिटर्जेंट ने सूट को निकाल दिया तो वो सूट जब बल्क में चला गया तो डिस्पर्सेंट जो है उसका ख्याल रख लेंगे और डिस्पर्सेंट जो है उसको एग्लोमरेट जो है वो नहीं होने देंगे, राइट। और डिस्पर्सेंट्स और डिटर्जेंट के स्ट्रक्चर में बहुत ही थोड़ा फ़र्क होता है कि जो डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर है उसमें आपका मेटल आयन जो है अटैच रहता है, लेकिन डिस्पर्सेंट के स्ट्रक्चर में कहीं भी मेटल आयन अटैच नहीं रहता। देखिए यहाँ पे OH ग्रुप है, लेकिन कोई भी आयोनाइजेबल ग्रुप है यहाँ नहीं है, राइट। तो इसलिए कोई भी मेटल आयन यहाँ पे नहीं है। और दूसरी जो सबसे बड़ा डिफरेंस है डिस्पर्सेंट और डिटर्जेंट में, कि डिस्पर्सेंट का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द डिटर्जेंट। ये देखिए, इसके साथ जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है पॉली आइसोब्यूटाइलिन पॉलीमेरिक की चेन इसमें लगी होती हैं, लेकिन आपके जो डिटर्जेंट की हाइड्रोकार्बन चेन है वो पॉलीमेरिक चेन्स नहीं होती हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है आपके डिस्पर्सेंट के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि डिटर्जेंट्स में एसिड को न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी होती है, लेकिन डिस्पर्सन में एसिड को न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी नहीं होती है। सो ओवरऑल ये मैं कहना चाहूँगा कि आपके डिटर्जेंट्स और डिस्पर्सेंट्स इन दोनों का कम्बिनेशन आपके लुब्रिकेंट को क्लीन रखने के लिए, आपके मेटल सरफेस को क्लीन रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि लुब्रिकेंट की और मशीन की लाइफ को बढ़ाता है। थैंक यू सो मच।